हेलो। आपका मेरे चैनल डीजे वेदा में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज फिर मैं एक अपना नया लेक्चर लेके आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज इस लेक्चर में जहाँ तक मैंने कल पढ़ाया था उससे आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो कल मैंने डिकम्पोजिशन रिएक्शन तक बताया था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन का थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू दिया था, उसका बहुत सारा एग्जाम्पल अभी रिमेनिंग रह गया था, तो उसको आज मैं डिस्कस करूँगा। अब प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे तक शेयर कीजिए ताकि सबको फ़ायदा हो सके। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अभी हम लोग 10th का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें मैंने आपको बताया था कि केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, उसको बैलेंस कैसे करते हैं, फिर जो वो इक्वेशन बैलेंस नहीं होता है उसको क्या बोला जाता है। उसके बाद मैंने कंपोजिशन रिएक्शन के बारे में बताया था कि कंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एंडोथर्मिक के बारे में नहीं बताया था मैंने, एक्सोथर्मिक के बारे में बताया था। तो बाकी जो बचा हुआ रिएक्शन है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो उसी सीरीज़ में आज देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन पढ़ेंगे, कोरोजन पढ़ेंगे और एनसीडीटी पढ़ेंगे। तो ये आज हमारा पूरा टॉपिक है जिसको आज हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो सबसे पहला टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होता है। रिएक्शन को शॉर्ट में मैं ऐसे लिखता हूँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि कोई अगर कंपाउंड है जो रिएक्टेंट है उसको डिकम्पोज करा के, मतलब तोड़ के, फिर छोटे छोटे जो जिस सिंपलर एलिमेंट से बना हुआ था या सिंपलर कंपाउंड से बना हुआ था उसमें वो अपने इनिशियल फॉर्म में आ जाए तो उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे हम लोग ओर से मिनरल निकालते हैं, उसके बाद भी वो मिनरल हमारे यूज का नहीं रहता है, तो उसको फर्दर यूज लायक बनाने के लिए इस तरह का केमिकल रिएक्शन यूज किया जाता है। तो अभी देखिए, मैं बता दिया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। एक जो रहता है कंपाउंड उसको सिंपलर कंपाउंड में चेंज करने के लिए या सिंपलर एलिमेंट में चेंज करने के लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज किया जाता है। तो अभी एक एक करके मैं इसका बहुत सा 2 3 4 एग्जाम्पल बताऊंगा जहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, उसको देखिए, CaCO3, इसको लाइमस्टोन बोला जाता है, CaCO3। इसको जब हम लोग हीट करते हैं, हीट को हम लोग डेल्टा से दिखाते हैं। ये जो इसको डेल्टा पढ़ा जाता है और हीट का सिंबल है, हीट भी ऐसे आप लिख सकते हैं। हीट लिखने का अगर आपको मन नहीं है तो ये डेल्टा लिख सकते हैं। तो इसके बाद जब इसको हम हीट करेंगे तो ये क्या में बदल जाएगा, CaO में बदल जाएगा। CaO क्या बोलते हैं, क्विक क्लाइम। इसको और क्या निकलेगा, CO2 गैस निकलेगा। गैस को हम लोग कैसे दिखाते हैं, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होगा, अपना सॉलिड होगा, ये सॉलिड होगा। मैं कल बताया था कि फिजिकल स्टेट दिखाना भी ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर आप FeSO4 को करते हैं, FeSO4 इसको अगर करते हैं तो बनेगा क्या, Fe2CO3 प्लस इसमें भी एक और रिएक्टेड बन जाएगा, वो आपका क्या बन जाएगा, SO2 भी बनेगा प्लस SO3 भी बनेगा। ये मैं बैलेंस करके नहीं लिख रहा हूँ, ये जस्ट स्केलेटल इक्वेशन है। मैं बस बता रहा हूँ कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में किस तरह का सब बनता है। ये हो गया। फिर एक इक्वेशन और मैं लेता हूँ, AgCl ले लीजिए। AgCl को जब आप हीट कीजिएगा तो Ag एलिमेंट में अलग चेंज हो जाएगा, Cl गैस में अलग लिबरेट होगा। वैसे ही AgBr को ले लीजिए, सिल्वर ब्रोमाइड को। AgBr को भी अगर आप हीट कीजिएगा तो Ag में अलग चेंज हो जाएगा, ब्रोमीन गैस रिलीज होगा। गैस को इस तरह से एरो से दिखाते हैं। ये भी सारा SO2 भी गैस है, SO3 भी गैस है। तो देखिए यहाँ पे मैं 4 रिएक्शन लिखा हूँ। ये चारों चार अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप आराम से समझ सकते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए एक एक कर करके चार जो रिएक्शन मैंने बोर्ड पे लिखे हैं इसको समझते हैं। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को जब हम हीट करते हैं तो ये क्या बन जाता है, CaO को बोलते हैं क्विक लाइम। इसको मैं लिख देता हूँ, क्विक लाइम। ये क्या है, लाइमस्टोन।
तो जब आप लाइम स्टोन को हीट कीजिएगा तो वो क्या बनेगा, क्विक लाइम में चेंज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगा। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने क्या बताया था कि एक कंपाउंड है वो अपना कंस्टिट्यूएंट्स कंपाउंड या सिंपलर कंपाउंड में चेंज होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दरमियान। तो यहाँ पे CO3 है, ये अपने सिंपलर, ये क्या COA से मिलके बना हुआ था। देखिए इसके अंदर CO तो था ही, यहाँ C देखिए, यो O देखिए, तो इसको हीट किया तो CO में चेंज हो गया। ये भी एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं कि कुछ भी बन जाएगा, जो एग्जिस्ट करता हो वही बनेगा। तो यहाँ पे मैं ये बैलेंस करके नहीं बता रहा हूँ, ये बैलेंस नहीं है, स्केलेटल इक्वेशन है, बस अभी मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन बता रहा हूँ। तो सारा रिएक्शन इसमें आप देखिएगा, बैलेंस करिए, इस आप सब बैलेंस करिए। मैं बैलेंस करना कल बहुत अच्छे से सिखाया हूँ। मैं बैलेंस करने के लिए करीब 15-20 मिनट कल टाइम दिया हूँ कि बैलेंस कैसे किया जाता है। तो बैलेंस इसको कीजिएगा। तो ये देखिए कार्बन, ये लाइमस्टोन को जब हीट किए तो क्विक लाइम में चेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ। ये अपन का पहला केस है। दूसरा रिएक्शन देखिए, फेरस सल्फाइड FeSO4 है, इसको जब हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड में चेंज होता है Fe2CO3, Fe2O3 होगा, CO3 नहीं होगा, Fe2O3 में चेंज हो जाएगा। Fe2O3 में चेंज हो जाएगा, उसके बाद सल्फ़र डाइऑक्साइड भी बनेगा और सल्फ़र ट्राईऑक्साइड भी बनेगा। SO2 को क्या बोलते हैं, आप लिख लीजिए, SO2 को बोलते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड, SO3 को क्या बोलते हैं, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड। तो इसको हीट करने से ये अपने सिंपलर कौन कौन से कंपाउंड में चेंज हो रहा है, फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो रहा है, और सल्फ़र डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखिए, जैसा कि ये नाम ही बता रहा है कि ये डिकम्पोजिशन, जो हायर कंपाउंड रहेगा वो लोअर कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, मतलब सिंपलर कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। FeSO4 क्या क्या में चेंज हो रहा है, Fe2O3 में चेंज हो रहा है, और SO2 और SO3 में चेंज हो रहा है। वैसे ही देखिए AgCl है और AgBr है, इसको जब हम हीट करते हैं, ये तो ये तो इतना हीट के प्रति प्रॉम्प्ट रिएक्ट करता है कि इसको अगर आप सनलाइट भी दिखा दीजिएगा, हीट के जगह अगर आप सनलाइट भी दिखा देते हैं, ये दोनों रिएक्शन में सनलाइट अगर आप दिखा देते हैं, तब भी ये अपने कंस्टिट्यूएंट में चेंज हो जाएगा। क्या क्या में चेंज हो जाएगा, कंस्टिट्यूएंट में चेंज होगा। Ag इसको क्या है, ये सिल्वर है, ये भी सिल्वर है, ये क्लोरीन गैस लिबरेट होगा, यहाँ पे ब्रोमीन गैस लिबरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 मैं रिएक्शन बताया, इसमें हो क्या रहा है, जो हायर कंपाउंड है जो अपने बेसिक मिल्क के बना हुआ है उसमें चेंज हो जा रहा है। तो बेसिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यही यूज होता है। अब इसका एक चीज़ और मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे जो ये दोनों जो रिएक्शन मैंने लिखा है, ये दोनों रिएक्शन का यूज़ किया जाता है पहले के दिनों में, जो अभी भी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो निकालना हो तो ये दोनों का यूज किया जाता है, ये दोनों केमिकल का यूज किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो डेवलप करने में। एक्चुअली में होता क्या है, ये दोनों जो केमिकल है ये लाइट के प्रति बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इस कारण से ये दोनों ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो डेवलप करने में यूज किया जाता है। तो इसको आप स्टार मार्क करके लिख लीजिए, AgCl एंड AgBr आर यूज टू डेवलप ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़, ये आप याद कर लीजिएगा। तो ये तो अपना पूरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन था। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होता होगा, यहाँ तक जो मैंने 4 रिएक्शन बताया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता कैसे है, होता क्यों है, कोई भी एक कॉम्प्लिकेटेड जो हायर कंपाउंड रहता है उसको सिंपलर कंपाउंड में चेंज करने के लिए, जैसे केमिकल रिएक्शन हम पढ़ क्यों रहे हैं, जैसे अब ये क्या है, और है एक तरह से आप मान सकते हैं मिनरल है, जिससे क्या निकल सकता है, क्विक लाइम मिल सकता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। घर में जो हम लोग वाइट वॉशिंग कराते हैं उसमें भी ये लाइमस्टोन का यूज करते हैं। लाइमस्टोन को पहले पानी में डाल देते हैं, पानी में डालने के बाद वो बहुत तेज़ी में उबलता है, उससे हीट निकलता है। यही तो मैं कल बताया था कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद जो उबलने के बाद जो लिक्विड टाइप का जो सेमी सॉलिड और लिक्विड एक पेस्ट तैयार होता है, उससे हम लोग घर में वाइट वॉशिंग करते हैं। उसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये आता है कि वो जो वाइट वॉशिंग रहता है वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है, उससे रिएक्ट करके 2-3 दिन बाद एक शाइनी कोट डेवलप कर लेता है और फिर से यही बन जाता है। संगमरमर का भी यही फार्मूला होता है CaCO3। तो चलिए, ये तो हमारा ऑल अबाउट
क्या था, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इतने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह रहा होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में पूछिए, मैं उसको दूर कर दूंगा। ये तो अभी हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, अगर हिंदी में बोले तो क्या होता है, विस्थापन। विस्थापन मतलब एक एलिमेंट हटेगा और दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। तो एक एलिमेंट हटेगा और दूसरा एलिमेंट आ जाएगा। कई बार हमको ऐसा केमिकल को ज़रूरत पड़ता होगा, एक को हटा के दूसरे को लाएंगे, उससे मेरा क्या होगा, रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा। कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो ऐसे नहीं हो रहा है कि विदाउट यूज के अनुसार केमिकल रिएक्शन डेवलप किया गया है और उसके अनुसार उसका फिर नेमिंग किया गया है कि ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट के अंदर आएगा, ये है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे पहला हम लोग सबसे अच्छा एग्जांपल देखिए क्या सबसे पहले पढ़ेंगे। देखिए फेरस जो है, फेरस को जब CuSO4 से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाएगा FeSO4 प्लस, ये आप देखिए फेरस किसको डिस्प्लेस कर रहा है, फेरस कॉपर को। तो यहाँ पे एक एलिमेंट और बच जाएगा, वो बन जाएगा कॉपर। उसके बाद अगर फेरस का रिएक्शन हम लोग कराते हैं, किससे कराएंगे, ZnSO4 से करा देते हैं, ZnSO4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और इधर क्या निकल जाएगा, जिंक निकल जाएगा। उसी तरह से और भी आप रिएक्शन करा सकते हैं, जैसे लेड का आप रिएक्शन करा दीजिए, PV का CuCl2 से करा दीजिए। तो ये क्या कर दे, ये किसको रिप्लेस कर देगा, PbCl2, और ये इसको रिप्लेस कर रहे हैं तो ये कॉपर। तो यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, देखिए इसको ऐसा आप समझिए, हो ये रहा है कि एक जो है वो दूसरे को क्या कर रहा है, रिप्लेस करते जा रहा है। एक जो एलिमेंट है फेरस है वो यहाँ पे जिंक को रिप्लेस कर रहा है, लेड है वो कॉपर को रिप्लेस कर रहा है, इस वाले रिएक्शन में फेरस है वो कॉपर को रिप्लेस कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बन गया, देखिए फेरस रिप्लेस किया किसको, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर दिया और बन गया क्या, फेरस सल्फाइड FeSO4। फिर यहाँ पे FeSO4 बन गया और यहाँ पे PbCl2 बन गया। तो देखिए यहाँ पे समझने वाला बात ये है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो रहा है कि फेरस जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दे रहा है और फेरस सल्फाइड बन रहा है। यहाँ पे जो फेरस है वो जिंक को डिस्प्लेस कर दे रहा है और फेरस सल्फाइड बन रहा है और जिंक खुद ब खुद अलग हो जा रहा है। यहाँ पे PV लेड है वो कॉपर डाइक्लोराइड को चेंज करके लेड क्लोराइड PbCl2 में चेंज हो रहा है और खुद कॉपर अलग हो जा रहा है। तो यह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जिस तरह का हमको प्रोडक्ट चाहिए, जो हमारा रिक्वायरमेंट हो, कई बार हमको कॉपर चाहिए होता है, इस वाले से हमको कॉपर निकालना हो, मान लिया कॉपर एक्सट्रैक्ट करना हो CuSO4 से, तो उसको फेरस से रिएक्ट करा देंगे तो हमको कॉपर मिल जाएगा। कई बार हमको क्या चाहिए, जिंक चाहिए, तो फेरस को जिंक से रिएक्ट करा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये फेरस सल्फाइड बन जाएगा और जिंक हमको मिल जाएगा। अगर हमको चाहिए क्या चाहिए, फिर कॉपर चाहिए, तो फिर इससे कॉपर डाइक्लोराइड को लेड से रिएक्ट करा के कॉपर में तो जिस तरह का हमको रिक्वायरमेंट होगा उस तरह से रिएक्शन कराएंगे और हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये क्या हुआ, ये सारा जो 3 एग्जाम्पल मैंने बताया है किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस्ड कर रहा है, यानी विस्थापित कर रहा है। हिंदी में बोले तो विस्थापित कर रहा है। तो विस्थापन के कारण क्या हो रहा है, दो अलग तरह का प्रोडक्ट बन रहा है। तो जैसा मेरा रिक्वायरमेंट होगा, अगर कॉपर चाहिए तो कॉपर हम लोग ले आएंगे, जिंक चाहिए तो जिंक, फिर कॉपर चाहिए तो फिर कॉपर मिल जाएगा। तो इस तरह से हमको ये पता चलता है कि जो मेरा रिक्वायरमेंट होगा उस तरह से हम लोग रिएक्शन कराएंगे। देखिए यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जो जिंक है और लेड है, Zn और PV,
लेड का सिंबल पीवी होता है, ये याद कर लीजिएगा। लेड LEAD लिखते हैं लेकिन सिंबल क्या होता है, पीवी होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये दोनों है, ये मोर रिएक्टिव है देन कॉपर। तो किसी भी रिएक्शन में अगर कॉपर भी है, जिंक भी है और लेड भी है, तो ये कॉपर को हमेशा क्या कर रहा है, रिप्लेस कर दे रहा है। यहाँ पे देखिए जिंक है, वो दोनों यहाँ इस दोनों रिएक्शन में देखिए रिप्लेस कर दे रहा है, तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये तो मेरा था क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, तो इसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट ना बोल के सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोले। अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। उसमें क्या होगा कि दो एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, दो एलिमेंट एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे। ये दोनों हो गया, इसलिए ये दोनों को मैं रफ कर देता हूँ ताकि मोर स्पेस मिल सके मेरे को रिटर्न वर्क करने के लिए। डबल भी अब कर ही देंगे, तो इसको भी हटा देते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए, इसमें क्या होगा, Na2SO4 है प्लस वो रिएक्ट किससे कर रहा है, रिएक्ट अगर आप करा रहे हैं इसको BaCl2 बेरियम डाइक्लोराइड से, तो ये एक तरह का क्या करता है। इसमें देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आता है, क्या करता है कि ये दोनों देखिए, ये दोनों एक्वस फेज में रहता है। एक्वस मतलब एक्वस यहाँ पे आप समझिए, जैसे आप घर में आप पानी लेते हैं और उसमें कुछ चीनी डालते हैं, चीनी डाल के फिर उसका घोल बनाते हैं, तो इस तरह का जो लिक्विड तैयार होता है उसको आप एक्वस बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे Na2SO4 है, ये भी एक्वस है, ये भी BaCl2 है, ये भी एक्वस है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली ये बात है कि इसके बाद जो BaSO4 बनेगा और क्या बनेगा, NaCl बनेगा। यहाँ पे बैलेंस नहीं लिखा हुआ है। एक बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, बैलेंस करना आप सीखिए, बैलेंस इसको कीजिए। बैलेंस करने में दिक्कत आता है तो मेरा वीडियो जाके देखिए। जितना लेफ्ट हैंड साइड में एटम है उतना राइट हैंड साइड में एटम होना चाहिए, और उसको बैलेंस करने के लिए आप इंटीग्रल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन से मल्टीप्लाई कीजिए। फिर भी बैलेंस नहीं हो रहा है तो 3/4 5/4 5/8 इस तरह से भी आप मल्टीप्लाई करके उसको आप बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंस का मैंने बहुत डिटेल में बताया, तो उसको मैं फिर से यहाँ पे अब डिस्कस नहीं करूँगा, वो आप पिछले वाले वीडियो में जाके आप उसको देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बना, ये जो बनता है ये तो लिक्विड फॉर्म में ही रहे, एक्वस फॉर्म में ही रहेगा। ये जो बनता है ये सॉलिड मिलता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मिलता है। इसको क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेट, शॉर्ट में क्या लिखते हैं, PPT। ये प्रिसिपिटेट प्राप्त होता है। जैसे कि आप देखिए, प्रिसिपिटेट को अगर आपको समझना हो तो ऐसे समझिए, हमारे घर में जो सप्लाई वाला पानी आता है, तो देखिएगा कि 1-2 दिन बाद उसको अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अपर वाले सरफेस में थोड़ा सा एक गंदगी का लेयर जम जाता है, एकदम पतला सा लेयर बना रहेगा। तो उस टाइप का जो सब्सटेंस मिलता है, जो सॉलिड सब्सटेंस मिलता है, उसको हम लोग प्रिसिपिटेट बोलते हैं। शॉर्ट में क्या लिखते हैं, PPT। तो ये जो मिलता है ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि हम दो चीज़ लिक्विड में मिला रहे हैं, एक्वस है यानी वो लिक्विड है, तो Na2SO4 मिल रहा है, बेरियम डाइक्लोराइड मिल रहा है, उसके बाद एक सॉलिड बन रहा है लेकिन एक एक्वस में ही रह रहा है। तो ये जो बना उसको बोलते हैं प्रिसिपिटेट। इस तरह का रिएक्शन को प्रिसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं। प्रिसिपिटेट रिएक्शन के बारे में आप लिख लीजिए, इन ए रिएक्शन इन विच 2 aqueous solution gives one precipitate compound, मतलब एक प्रिसिपिटेट मिलेगा हमको। ये ऊपर में आपको मतलब कुछ तैरता हुआ टाइप का मिल जाएगा, नीचे में भी मिल सकता है। तैरने वाला जो टेंडेंसी है वो तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। अगर डेंसिटी कम हुआ एक्वस सॉल्यूशन से तो ऊपर में मिलेगा, अगर एक्वस सॉल्यूशन से डेंसिटी ज़्यादा हुआ तो नीचे मिलेगा, तो वो मैटर नहीं करता है। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, देखिए, तो यहाँ पे हम लोग देखिए कर क्या रहे थे, यहाँ पे जो ये तो हो गया प्रिसिपिटेट रिएक्शन के बारे में, मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मैं बात कर रहा था, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का बात कर रहा था, उसी में ये प्रिसिपिटेट बनता है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि इसको आप
ये जो बन रहा है ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा। ये एक्वस है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन ये बन गया। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन बन गया। उसके बाद देखिए अब एक चीज़ यहाँ पे मैं और आपको बताता हूँ। ये हम लोग क्या अभी पढ़ रहे थे डबल डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो कहाँ पे रहा है, ये देखिए आप। देखिए यहाँ पे क्या है, पहला क्या है, सोडियम है, यहाँ पे क्या है, बेरियम है, बेरिलियम है। ये दोनों देखिए क्या हो रहा है, डिस्प्लेस हो जा रहा है। ये देखिए इसके साथ Na जो है सोडियम NaCl के साथ रिएक्ट कर जा रहा है, और बेरियम जो है, बेरियम को आप इस एरो से दिखा दीजिए, इसके साथ बना दे रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे इसको अगर हम 1 नाम दे दें तो ये फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए, इसको सेकंड डिस्प्लेसमेंट बोल दीजिए। तो यहाँ पे ये एलिमेंट फर्स्ट हो गया, यहाँ पे ये एलिमेंट सेकंड हो गया। ये दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसी के अंदर प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी हो रहा था, वो मैं अभी जस्ट पहले डिस्कस कर दिया है। दो जब एक्वस सॉल्यूशन मिलने के बाद भी एक सॉलिड मिलो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया है। यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होना चाहिए। फिर भी अगर डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, ये जो बन रहा है ये बन कैसे रहा है इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए SO4 जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है, 2 माइनस में रहता है। 2 माइनस इस पे चार्ज रहता है, SO4 2 माइनस। और बेरियम है, ये बेरियम 2 प्लस में रहता है। तो ये जो दोनों जब कंबाइन करेंगे तो क्या बनेंगे, ये बन जाएगा BaSO4। और ये दोनों काफ़ी रिएक्टिव होता है, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके बना देता है। तो यहाँ पे मैंने एकदम आराम से समझा दिया है। अगर आप नाम को समझ लेते हैं तो आप केमिकल रिएक्शन को भी समझ लेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे 2 एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। पहला सोडियम डिस्प्लेस कर रहा है किसको, सोडियम डिस्प्लेस होकर क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। बेरियम डिस्प्लेस होकर सल्फर आयन के साथ इसके साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फाइड बना रहा है, ये सोडियम क्लोराइड बना रहा है। तो ये एक्वस फेज में रहेगा, ये सॉलिड फेज में ऊपर में जमा हो जाएगा वाइट कलर का, वाइटिश कलर का। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट। और जब 2 एक्वस मिल के एक प्रेसिपिटेट बना तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। इतना बार मैं रिपीट किया हूँ कि इतने में किसी को भी समझ में आ जाना चाहिए। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक चलिए हमारा ये क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग का बचा ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कोई भी अगर एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कोई भी कंपाउंड बना रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर रिडक्शन पढ़ेंगे। देखिए जैसे कॉपर है, O2 से रिएक्ट करेगा तो CuO बनेगा, बैलेंस नहीं है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर है, यहाँ पे हीट देना पड़ेगा। तो कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर ऑक्साइड बना। तो जहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था लेकिन यहाँ पे ये ऑक्सीजन लेके कॉपर ऑक्साइड बन गया। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में क्या होता है, इसके इन्वर्स, जहाँ पे अब देखिए रिडक्शन में क्या होगा, इसी एग्जांपल को ले लीजिए, CuO है, इसको फिर क्या करेंगे, इसको अगर चेंज करेंगे तो Cu + O2 में चेंज हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, ये ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। और ऊपर में मैंने क्या बताया था, ये इसको ऐसे नहीं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके समझिए, इसको दूसरे फॉर्म में समझिए रिडक्शन को। ये देखिए इस तरह से रिएक्शन कर सकता है, CuO + H2, CuO + H2। उसके बाद अगर हीट देंगे तो ये क्या में चेंज हो जाएगा, Cu + H2O में। तो ये क्या हो गया,
रिडक्शन का प्रोसेस हो गया। मतलब एडिशन ऑफ रिएक्शन हो गया, एडिशन ऑफ क्या हो गया, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन है वो डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है, हट रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन क्लियर हो गया होगा आपको, रिडक्शन क्लियर हो गया होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यही होता है। लेकिन देखिए कभी भी क्या होता है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो अकेले नहीं होता, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, साथ में होता है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साथ में हो तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। ये देखिए कि ये हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए क्या हो रहा है, ये देखिए ये हो गया आपका रिडक्शन, ये क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ये जब दोनों कॉम्बाइंड रिएक्शन किसी केमिकल रिएक्शन में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। यानी कोई भी ऐसा रिएक्शन हो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिएक्शन साथ में हो, हमेशा साथ में ही होता है, अकेले नहीं हो सकता है। वो एक क्या होगा, ऑक्सीजन लॉस करेगा तो एक गेन करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में किस तरह का रिलेशन है। एक ऑक्सीडाइज हो रहा है तो एक रिड्यूस हो रहा है, दूसरा रिड्यूस हो रहा है तो एक ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि लॉस ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रिडक्शन, गेन ऑफ ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो ये था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साथ में होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसके अलावा भी अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ऑक्सीडेशन और रिएक्शन कंबाइन होगा तो उसको बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में ज़्यादातर सब साथ में ही होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। अभी हायर क्लासेस में और आप जाइएगा तो पढ़ना होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। लेकिन अभी जो आपके सिलेबस में जितना है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। अब देखिए आज का हमारा जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है वो क्या है, कोरोजन। कोरोजन अगर इसको हिंदी में बोले तो इसको बोल सकते हैं जंग लगना। देखिए इसको बहुत आराम से बहुत अच्छे से समझिए। देखिए अगर कोई आयरन का पीस है, आयरन लोहे का पीस है, इस टाइप का है, ठीक है। इसको अगर आप ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दीजिएगा, इसमें कोई पेंटिंग वगैरह नहीं कीजिएगा। पहले इसको क्या कीजिए कि अगर ये इस पर कुछ अगर ऊपर में अगर आपको रेडिश कलर का दिख रहा हो तो उसको पहले आप सैंड पेपर से उसको स्क्रैच कर दीजिए, रब कर दीजिए, तो अंदर से एकदम चमकीला सरफेस निकलेगा, मेटेलिक सरफेस। और उसको 2-3 दिन फिर आप ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ दीजिए। मैं जो दिखाया है एटमॉस्फेयर में, ATM एटमॉस्फेयर में छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखिएगा कि कुछ दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद, इस पे एक ग्रे मतलब भूरा कलर का एक ऊपर में फिल्म बन जाता है, पतला फिल्म बन जाता है ग्रे कलर का। मतलब चलिए मैं इसको रेड से दिखा देता हूँ, ऐसे तो एक फिल्म बन जाता है। वो जो फिल्म बनता है उसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, जंग लगना। तो वही जो जंग लगता है उसको पढ़ाई की भाषा में क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो कोरोजन एक बहुत बड़ा हमारे लिए नुकसान का काम करता है। जैसे हम लोगों ने, कोरोजन सिर्फ लोहा में नहीं होता है, कॉपर में भी होता है, सिल्वर में भी होता है, बहुत सा जितने भी एलिमेंट हैं ऑलमोस्ट सब में अलग अलग तरीके से कोरोजन होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि घर में कॉपर का अगर आपके पास जग है, कॉपर का अगर आप जग रखते हो, ये तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि कोरोजन होता क्या है। अब इसका 1-2 मैं एग्जांपल और देता हूँ जिससे कोरोजन के मामले में आपका कॉन्सेप्ट है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए अब मैंने क्या बताया, आपके पास अगर कॉपर जग होगा इस टाइप का कुछ, अगर आप पानी पीने के लिए यूज करते होंगे
तो इसमें देखिएगा इसके सरफेस पे ग्रीनिश टाइप का एक लेयर बन जाता है, ग्रीन कलर का। अगर आप बहुत दिन तक उसको साफ़ नहीं कीजिए तो ग्रीन ग्रीन दिखता है। तो यहाँ पे जो कोरोजन होता है वो ग्रीन कलर का होता है, कॉपर में जो कोरोजन होता है वो ग्रीन कलर का होता है। और अगर सिल्वर का कलर होता है, आपके घर में मम्मी वगैरह लोग जो पायल पहनती होंगी जो चांदी का रहता है, उसमें देखते होंगे कि कुछ इस टाइप का कुछ पायल रहता है, इस टाइप में यहाँ पे झुनझुना लटका हुआ रहता है। तो ये देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें आप देखते होंगे कि पायल जो रहता है चांदी का, उसमें कुछ टाइम बाद ब्लैक कलर का एक उसमें ऊपर में लेयर जम जाता है। तो यहाँ पे जो बनता है वो ब्लैक कलर का बनता है। तो क्या क्या बना, लोहा में मैंने क्या दिखाया, आयरन में क्या दिखाया, ग्रे कलर का। कॉपर में क्या दिखाया, कॉपर में मैंने क्या दिखाया, ग्रीन कलर का। और ये जो पायल है इसमें कौन से कलर का दिखाया, ब्लैक कलर का। तो ये सारा जो चीज़ है ये कोरोजन के कारण हो रहा है। तो कोरोजन के कारण क्या होता है कि जो मेटलिक बॉडी होते हैं, जो मेटल का सरफेस होता है, जो एलिमेंट का, वो कोरोड करता है, वो लॉस ख़त्म हो जाता है, धीरे धीरे वो करके ख़त्म हो जाता है। इसीलिए कोरोजन से प्रिवेंशन के लिए क्या किया जाता है, कॉपर के केस में तो इसको आप अच्छे से साफ़ करते रहिए जिससे ये ख़राब ना हो। और लोहे के केस में क्या करते हैं हम लोग, पेंटिंग करते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में जितना भी लोहा का सामान है, लोहा का दरवाज़ा, खिड़की, जो भी हो, पलंग, जो भी हो, बेड, उसमें भी, बेड में भी एंगल वगैरह जो बना हुआ रहता है वो लोहे का रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। तो पेंट क्या कर देने से होता क्या है, पेंट करने से बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा कोटिंग चढ़ा दे रहे हैं लोहा के ऊपर जिससे वो एटमॉस्फेयर के संपर्क में ना आ सके। अब एटमॉस्फेयर के संपर्क में क्या आएगा, जो हम लोगों ने कोटिंग किया है पेंट, वो आएगा। और वो क्या कहता है, वो उससे इफेक्ट नहीं होता है। जो हम लोग पेंट चढ़ाते हैं वो एटमॉस्फेयर उस पर कोई असर नहीं डाल पाता है। इससे जो हमारा जो अंदर का लोहा है ये सुरक्षित रहता है। तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट कोरोजन। तो कोरोजन आप समझ गए होंगे, कितने तरह का, 2-3 एग्जाम्पल भी मैंने देख के बताया। कॉपर के केस में भी बताया, पायल का एग्जाम्पल दे के बताया, चांदी का सिंबल एजी होता है। तो ये था कोरोजन के बारे में। अब कोरोजन के बारे में कंप्लीट हो गया। इसमें भी कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो ये मैंने कोरोजन बता दिया। आप देखिए इसके बाद का जो है वो है, आज हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो रेंसिडिटी। रेंसिडिटी पढ़ने के बाद हम लोग आज का लेक्चर समाप्त करेंगे। और इस तरह से जो हमारा पहला जो 10th क्लास का केमिस्ट्री का जो लेक्चर था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए अभी हम लोग क्या देखेंगे, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब एक तरह से अगर इसको आम बोलचाल की भाषा में अगर हम बोले तो रेंसिडिटी का मतलब होता है, देखिए रेंसिडिटी का मतलब होता है, देखिए कोई भी खाने का सामान होगा ना, अगर आप उसको कुछ मतलब खाली एटमॉस्फेयर में छोड़ दीजिएगा, ओपन एटमॉस्फेयर में, तो कुछ टाइम बाद उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। जैसे देखिए आप हल्दीराम का मिक्सचर लाते होंगे, उसको आप खुले में छोड़ दीजिए, कुछ दिन तक खुले में छोड़ दीजिए। ये मिक्सचर है, इसको आप खुले में छोड़ दीजिए, 1-2 दिन, 3-4-5 दिन, 8 दिन छोड़ दीजिए उसको, मतलब, और उसके बाद फिर इसको आप खाइए। तो जिस दिन आप पैकेट खोले होंगे, हल्दीराम का मिक्सचर का पैकेट जिस दिन खोले होंगे, हल्दीराम के पैकेट का मिक्सचर जिस दिन खोले होंगे, और जो टेस्ट होगा वो टेस्ट 5-6 दिन बाद खुले में रखने के बाद वो नहीं आएगा। ठीक है। तो ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि जो भी खाने वाला जो सामान होता है वो ऑक्सीजन से संपर्क में आके ऑक्सीडेशन करता है। ऑक्सीडेशन करने के कारण क्या हो जाता है, उसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो भी खाने का सामान है उसको जब आप एक बार खोल दीजिए तो उसको आप एयर टाइट जार में रख दीजिए। इस टाइप का कोई जार लाइए, उसको एयर टाइट करके रख दीजिए, ताकि वो लंबे समय तक ठीक रहेगा। इसमें भी टेस्ट ख़राब होगा, लेकिन जितना आप ओपन में रखिएगा उतना जल्दी ख़राब नहीं होगा। इसका एक और अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप लोग क्या कुरकुरे का पैकेट लाते होंगे, कुछ इस टाइप का, ये फूला हुआ रहता है। मैं इधर का सेक्शन दिखाना चाहता हूँ। इसमें अगर चिप्स भरा हुआ है तो इस टाइप का, ये इस साइड से दिखने पे दिखता है कुरकुरे वाला पैकेट या चिप्स का पैकेट, वो साइड से फूला हुआ दिखता है। उसमें क्या रहता है, उसमें देखिए ऑक्सीजन के बजाय क्या भरते हैं, N2, नाइट्रोजन गैस है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है
कि रैंसिडिटी को अवॉइड करने के लिए कुरकुरे हो गया या कोई भी खाने का आइटम हो गया, काजू वगैरह भी जो रहता है, आप जब लूज काजू लीजिएगा नहीं, पैकेट वाला काजू लीजिए तो उसमें वो उसको एयर टाइट पैक किया जाता है। या अखरोट को तो एकदम से, उसको तो नाइट्रोजन भी नहीं, उसको तो वैक्यूम में पैक किया जाता है, वैक्यूमाइज किया जाता है। तो रैंसिडिटीज को जो कुरकुरे का पैकेट होता है या लेज का जो पैकेट होता है उसमें ऑक्सीजन, जैसे एटमॉस्फेयर का अगर एयर जाएगा तो उसमें क्या रहेगा, एयर के अंदर ही तो ऑक्सीजन रहता है, एक कंस्टिट्यूएंट है एयर का, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, CO2 है एंड सो ऑन, जितना नोबेल गैस है सब है एटमॉस्फेयर में। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, चिप से रिएक्ट करके इसका टेस्ट खराब कर देता है। तो इसलिए हम लोग कौन सा गैस भरते हैं, N2 में। बड़े में लिख रहा हूँ, उसको स्टार मार्क करके लिख लीजिए कि रैंसिडिटी को अवॉइड करने के लिए कौन से गैस का उपयोग हम लोग करते हैं, वो करते हैं हम लोग नाइट्रोजन गैस का। तो ये तो था रैंसिडिटी। बेसिकली टेस्ट को ख़राब होने से बचाने के लिए हम लोग नाइट्रोजन गैस का यूज करते हैं। चिप्स या कुरकुरे पैकेट में उसमें भरा जाता है नाइट्रोजन गैस। तो इस तरह से आज हमारा लास्ट टॉपिक था, ये भी कंप्लीट हो गया और ये हमारा फर्स्ट चैप्टर NCERT का कंप्लीट होता है। इसमें कोई डाउट रहे तो इस पर मैंने 2 वीडियो बनाया है। प्रीवियस वीडियो जो कल अपलोड मैंने किया था, ये आज कर रहा हूँ। इसमें अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और अगर कोई चीज़ आपको अच्छा नहीं लग रहा हो तो आप कमेंट में बताइए, जिससे मैं उसको फिर सुधार दूंगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद भी अगर आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, ज़रूर पूछिए। जब तक पूछिएगा नहीं तब तक आपका डाउट क्लियर नहीं होगा। तो ठीक है, एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। फिर हम लोग कल मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसको दूर कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।